हम लोग मानव नेत्र पढ़ चुके हैं। अब यानी प्रकाशिक यंत्र चल रहा है तो उसमें मानव नेत्र पढ़ चुके हैं और उसके बाद में है दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। तो हमें अब सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है तो और उसके बाद में हम दूरदर्शी पढ़ लेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे दर्शन कोण, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी जो पढ़ेंगे उसका कार्य क्या है और दूरदर्शी ये क्या काम करता है। क्योंकि हमें दो प्रकार से वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है। नंबर एक वो जो बहुत ही छोटी वस्तुएं हैं, जब हम बहुत छोटी वस्तुओं को देखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, या बहुत छोटी वस्तु है तो हमें बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ती है। या नंबर दो दूसरी वो वस्तुएं जो बहुत दूर हैं, जैसे तारे, चंद्रमा यानी खगोलीय पिंड, तो इनको देखने में हमें समस्या होती है। तो इसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी यानी छोटी वस्तु के लिए सूक्ष्मदर्शी और दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो अभी इनका सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, आखिर हमें कोई छोटी वस्तु बड़ी क्यों दिखती है, या कोई वस्तु हम पास में है तो हमें बड़ी दिख रही है जिसे मार्क कर रहे हैं, अगर पास में है तो ये बड़ा दिख रहा है, अगर ये बहुत दूर हो तो हमें ये छोटा दिखेगा। तो इसका क्या कारण है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा दर्शन कोण। दर्शन कोण विजुअल एंगल, विजुअल एंगल, इसको समझना पड़ेगा कि दर्शन कोण क्या होता है। कि कोई भी वस्तु, हम अगर किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु के द्वारा हमारी आंख पर एक कोण बनता है, उसी कोण को दर्शन कोण कहते हैं। अब ये कोण कैसे बनता है, जैसे ये आंख है, मान लीजिए ये आंख है और इसी की सीध में कोई वस्तु रखी है, तो इस वस्तु के द्वारा आंख पर ये कोण बन जाएगा। तो यही कोण दर्शन कोण कहलाता है, यानी इस वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण। अब ये छोटी बड़ी कैसे होती है, देखिए जब वस्तु हमारी आंख के पास में लाएंगे, यानी इसी वस्तु को, यानी जितनी लंबाई इसकी है इसी वस्तु को हम आंख के पास में लाएंगे तो अब कोण बनाते हैं। तो ये कोण अब बन गया बड़ा, यानी दर्शन कोण बड़ा हो रहा है। वस्तु को और पास में लेकर आएंगे तो यहां से कोण बनेगा तो कोण और बड़ा हो गया, यानी वस्तु जैसे जैसे हमारे आंख के पास आती है दर्शन कोण बढ़ता जाता है, इसी कारण हमें वस्तु बड़ी दिखाई देती है। और वस्तु जैसे जैसे दूर जाती है, ये यहाँ पर है तो ये बड़ा कोण है, वस्तु और पीछे है तो इससे छोटा है, वस्तु और पीछे है तो इसका दर्शन कोण ये है। तो वस्तु जैसे जैसे दूर जाती है आंख पर बना दर्शन कोण छोटा होता जाता है, यानी आंख पर बना कोण छोटा हो जाता है, इसी कारण हमें वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। तो किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं, यही परिभाषा है इसकी, कि किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं, जिसके कारण हमें वस्तु छोटी या बड़ी दिखाई देती है। इसके बाद है आवर्धन क्षमता। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो पढ़ना है वो है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता की माप यानी वस्तु द्वारा बनाए गए कोण के आधार पर की जाती है, वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण के आधार पर ज्ञात की जाती है। अब इसके लिए हम यंत्र का प्रयोग करते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो हमें वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। तो आवर्धन क्षमता को सूक्ष्मदर्शी या प्रकाशिक यंत्र द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे बिना यंत्र की सहायता से आंख पर बने कोण के अनुपात के रूप में मापा जाता है। यानी प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण या दर्शन कोण, ठीक। तो ये ऊपर है प्रकाशिक यंत्र की सहायता से जो हमारी आंख पर दर्शन कोण बनता है, बटे में बिना प्रकाशिक यंत्र के
तो इसको बीटा मान लिया जाता है। जो प्रकाशिक यंत्र की सहायता से कोण बनता है इसको बीटा, और बिना प्रकाशिक यंत्र की सहायता से इसको अल्फा मान लिया जाता है। तो इस प्रकार ये आवर्धन क्षमता का सूत्र है। तो इस प्रकार आवर्धन क्षमता ज्ञात की जाती है, यानी प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, या प्रकाशिक यंत्र द्वारा या अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, जो प्रकाशिक यंत्र प्रतिबिंब बनाता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण या दर्शन कोण, इसके आधार पर की जाती है। यानी आवर्धन क्षमता किसी वस्तु के दर्शन कोण में कितनी वृद्धि होती है इसके रूप में की जाती है। यानी आवर्धन क्षमता ये बताती है कि कोई भी प्रकाशिक यंत्र किसी वस्तु के दर्शन कोण को कितना बढ़ा देता है, यानी दर्शन कोण बढ़ाने की क्षमता के रूप में आवर्धन क्षमता ज्ञात की जाती है। जैसे ये वस्तु है, कुछ वस्तुएं जब दूर होती हैं तो उनका दर्शन कोण छोटा होता जाता है। इसका एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे पतंग, जब कोई पतंग उड़ती है, जब उड़ाते हो तो प्रारंभ में वो पतंग बड़ी दिखती है और बड़ी होती है, लेकिन जब वो उड़ते उड़ते दूर पहुंच जाती है तो पतंग छोटी सी दिखती है। इसका कारण यही है कि जब वो वस्तु दूर होती है, यानी जब पतंग दूर होती है तो उसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण छोटा हो जाता है। तो दर्शन कोण और ये आवर्धन क्षमता। अब इसके बाद में हम सूक्ष्मदर्शी पढ़ लेते हैं, यानी प्रकाशिक यंत्र पढ़ने हैं दो, एक दूरदर्शी और दूसरा सूक्ष्मदर्शी। तो पहले हम सूक्ष्मदर्शी को पढ़ लेते हैं, और ये फार्मूला यूज करना है, क्योंकि प्रकाशिक यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे तो उसमें उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी होगी हमें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी देखा होगा आप लोगों ने, एक साधारण लेंस होता है, साधारण उत्तल लेंस होता है, मार्केट में भी मिल जाता है, जिसमें एक हैंडल लगा होता है, इस टाइप से होता है, कुछ फ्रेम के अंदर होता है और इस प्रकार से उसमें एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए। तो उसके अंदर एक उत्तल लेंस लगा होता है जिससे देखते हैं, और इसे देखने पर छोटी वस्तुएं बड़ी दिखती है, कुछ बड़ी दिखती है, यानी छोटे अक्षर भी हमें बड़े दिखने लगते हैं, वो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि एक साधारण उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करता है। हमें पढ़ना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी का काम है कि छोटी वस्तुओं के दर्शन कोण को बढ़ा देना। जब हम छोटी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख पर दर्शन कोण को बढ़ा देती है, इसीलिए हमें छोटी वस्तुएं बड़ी दिखती हैं, और सूक्ष्मदर्शी से हम छोटी वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब देख सकते हैं। क्योंकि जब हमें छोटी वस्तु देखनी होगी तो हम एक ऐसे लेंस का प्रयोग करेंगे जो छोटा हो, क्योंकि छोटा लेंस रखने से क्या होगा, इसमें दो लेंस होंगे, एक छोटा लेंस उत्तल लेंस और एक बड़ा लेंस रखते हैं। तो छोटे लेंस के सामने वस्तु रखी होती है कुछ दूरी पर, ये वस्तु रखी है। छोटा लेंस इसलिए लेते हैं कि ये वस्तु, जब हमें छोटी वस्तु देखनी है तो ये कोशिश रहे कि अधिकतम प्रकाश आने वाला प्रकाश वस्तु से ही आए, इधर उधर का अधिक प्रकाश ना आए। बड़ा लेंस लेने से बहुत अधिक प्रकाश आएगा, बाहर का भी अधिक से अधिक प्रकाश आएगा, यानी अन्य वस्तुओं का भी प्रकाश, अन्य वस्तुओं से भी प्रकाश आने लगेगा। तो इसीलिए इस लेंस को जो वस्तु के पास में होता है उसको रखते हैं छोटा, और इस लेंस को, जो लेंस वस्तु की ओर होता है, इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक के पास में वस्तु होती है और ये छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है, ये छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है। वस्तु रखी है, विषेक प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल लेंस है तो प्रतिबिंब बनाएगा। इसका प्रथम फोकस इधर है और इसकी
डैश सी एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है और दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर, और ये इसको कहीं पर ऐसे आगे जाकर के काटेगी। और ये जो प्रकाश की किरण समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, F4 रहेगा, ये द्वितीय फोकस इसका होगा। और ये दोनों अपवर्तित किरणें यहाँ पर काट रही हैं, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। यानी ये एक सरल सूक्ष्मदर्शी समझ लो, ए बी एक वस्तु है। जैसे लेंस से प्रतिबिंब का बनना पड़ा है, वैसे ही एक साधारण लेंस इस तरह से प्रतिबिंब बना देता है वस्तु का। अब इसके सामने हम एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस रखते हैं। इसके सामने हम एक बड़े द्वारक का उत्तल लेंस रखते हैं, जिसको नेत्रिका कहते हैं। इस लेंस को नेत्रिका कहा जाता है। अब ये प्रकाश की किरणें, अब इसको इस प्रकार से समायोजित करते हैं, इन दोनों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं। देखिए, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आएगा तो आपको क्या लिखना होगा, पहले उसकी संरचना, कि पहले तो ये लिखना होगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, किस उपयोग में आता है, तो लिखेंगे। उसके बाद में इसकी संरचना। इसमें दो लेंस होते हैं, एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जो वस्तु की ओर होता है। दूसरा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्रिका कहते हैं। और ये दोनों एक बेलनाकार नली या बेलनाकार धातु की नली हो या किसी भी प्लास्टिक की नली हो, तो उसमें इन दोनों को सेट किया जाता है। उसके अंदर ये दोनों व्यवस्थित रहते हैं, और उस पाइप में दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है, यानी उसकी सहायता से इन दोनों के बीच की दूरी को बदला जा सकता है, यानी इन दोनों लेंसों को आगे पीछे किया जा सकता है। तो इस संरचना में लिखना होगा। उसके बाद में आप लिखेंगे प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब का बनना जो चल रहा है, यही सब लिख देना है। तो ये इससे किरणें जाएंगी, और ये दोनों किरणें इस लेंस से इस तरह से परावर्तित होकर अपवर्तित होकर आंख में प्रवेश कर जाएंगी। तो इस प्रकार ये प्रकाश की किरणें इधर आंख में प्रवेश करेंगी। तो इन किरणों को अब यहां से प्रतिबिंब की हमें स्थिति ज्ञात करनी है, कि अब ये इस वाले लेंस ने, अभिदृश्यक लेंस ने इस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना दिया है। इसको A1 B1 मान लेते हैं। A1 B1 ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब इसके लिए, लेकिन ये इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। यानी ये वाला लेंस अब इस प्रतिबिंब को देखेगा, इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनाएगा। देखिए, वस्तु छोटी थी, इसने उसका थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनाया। अब इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब ये बनाएगा और बड़ा। तो और इस प्रकार से समायोजन करते हैं दोनों के बीच की दूरी को, कि ये प्रतिबिंब इसके प्रथम फोकस और नेत्रिका के बीच में बने। इसको ई पॉइंट मान लेते हैं। यानी ये वाला प्रतिबिंब A1 B1 ये नेत्रिका और इसके प्रथम फोकस के बीच में बने। इससे क्या होगा कि इसका आभासी प्रतिबिंब इधर ही बन जाएगा। अब इसकी स्थिति को ज्ञात करते हैं। स्थिति ज्ञात करने के लिए यहां से दो किरणें लेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाए इस प्रकार से, और इन दोनों किरणों को ऐसे बढ़ाते हैं। तो ये किरणें एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, आगे नहीं मिलेगी। तो हम इनको फिर पीछे बढ़ाएंगे और पीछे बढ़ाकर इन्हें मिलाएंगे। पीछे जहां पर भी मिलेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा।
और आँख को भी ये प्रतिबिंब दिखेगा। तो यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें काट रही हैं, तो ये इस पॉइंट पर काट रही हैं, तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा A2 B2, ये A2 और B2। अब ये जरूरी नहीं है कि ये प्रतिबिंब यहीं पर बने, हो सकता है प्रतिबिंब इसके इधर भी बन सकता है, ये इधर भी बन सकता है, किसी किसी बुक में आपको इधर भी मिल सकता है, कहीं इधर भी। वो तो समायोजन पर है, समायोजन जैसा होगा प्रतिबिंब वैसा ही बनेगा। तो ये अभिदृश्यक है, अभिदृश्यक से इसकी फोकस तक की दूरी ये FO हो जाएगी। इससे ये वस्तु रखी है तो ये इधर की दूरी UO, और ये फोकस दूरी ना लिख करके इसके लिए प्रतिबिंब बनना है यहाँ पर, तो ये दूरी हो जाएगी इसकी प्रतिबिंब की दूरी VO, और यहाँ से ये दूरी UE, क्योंकि ये प्रतिबिंब इसके लिए तो वस्तु है, तो इसके लिए ये वस्तु है, तो इससे इसकी दूरी UE हो जाएगी। नेत्रिका इसीलिए सफिक्स में E लगा दिया, जहां पर O है वो अभिदर्शक के लिए, U है तो नेत्रिका के लिए है, और O है तो अभिदर्शक के लिए। तो इस प्रकार A2 B2 हमें इस छोटी सी वस्तु AB का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो ये B2 पॉइंट है, यानी इस प्रतिबिंब के द्वारा ये कोण बीटा मान लिया। अब चूंकि प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका पर बना कोण बीटा है और आंख भी हमारी इस नेत्रिका के पास में होती है, तो इसीलिए प्रतिबिंब द्वारा यानी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने कोण को बीटा मान लिया जाता है, क्योंकि हमारी आंख भी इस नेत्रिका के पास में रहती है। तो अब हम ज्ञात करेंगे आवर्धन क्षमता, यानी इसमें जब आएगा तो आपको लिखना होगा, पहले इसकी संरचना लिखनी होगी। संरचना नंबर 2 में लिख देना प्रतिबिंब का बनना, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का बनना, और नंबर 3 में इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कर देना, आवर्धन क्षमता। फिर क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जाए उस प्रकार से आपको करना है। किरण आरेख पूछा जाए, किरण आरेख लॉन्ग में आया तो लॉन्ग के हिसाब से करना है, शॉर्ट में आया तो शॉर्ट के हिसाब से। चलिए अब इसकी हम आवर्धन क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे। चलिए आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे। आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, ये याद रखिए कि m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। तो पहले हम बीटा का मान कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में अल्फा का मान, दोनों को भाग कर लेंगे, आवर्धन क्षमता में मिल जाएगी। तो पहले बीटा इस त्रिभुज में आ जाओ, A1 B1 E में, त्रिभुज A1 B1 E में। क्योंकि ये बीटा कोण छोटा है, छोटा है इसीलिए बीटा बराबर tan बीटा लिख सकते हैं। बीटा बराबर tan बीटा बराबर, tan होता है लंब बटे आधार, तो बीटा कोण इसके सामने भुजा ये है A1 B1, तो A1 B1 हो जाएगा लंब आधार A1 E, यानी A1 B1 अपॉन A1 E, A1 B1 अपॉन A1 E। और A1 B1 ये प्रतिबिंब है इस वस्तु का, तो इसकी हम ऊंचाई h मान लेते हैं, ठीक, h डैश मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को h डैश और वस्तु की लंबाई h मान लेते हैं। तो A1 B1, अब ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है, उल्टा है, तो माइनस h डैश अपॉन A1 E, A1 E इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु है और वस्तु की दूरी UE, और ये बाईं तरफ है तो माइनस UE, माइनस से माइनस कैंसिल, h डैश अपॉन UE, इसको लिख देंगे समीकरण 1। तो इस प्रकार ये हमें बीटा मिल गया। अब हमें h को एलिमिनेट करना होगा, तो इसके लिए हम लेंगे त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज A1 B1 C, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज
A1 B1 C में, ये कोण 90 अंश का है, तो इधर इसमें भी ये वाला कोण 90 अंश का होगा, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसीलिए ये वाला त्रिभुज और ये दोनों समरूप हो जाएंगे। ये हम यहाँ पर दिखा देते हैं। कोण BAC बराबर कोण CA1 B1, कोण CA1 B1 बराबर 90 अंश, इसीलिए बराबर है। और ये वाला कोण ACB बराबर कोण A1CB1, ये इसलिए बराबर है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A1 B1 C के। और हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पर थोड़ी सी ज्यामिति का यूज करना है। तो इसकी भुजा AB और इसकी A1 B1, AB बटे A1 B1 बराबर, इसकी भुजा लेंगे AC और इसकी A1 C, AC बटे A1 C। अब इनके मान रख लेंगे। AB ये H है, A1 B1 ये H डैश है, और नीचे है तो माइनस का H डैश इक्वल AC, A से C, ये है UO, बाईं तरफ है तो माइनस का A1C, ये दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, VO दाईं तरफ है तो प्लस का VO। ठीक है, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो H अपॉन H डैश इक्वल UO अपॉन VO, या इसको पलट लेते हैं तो H डैश अपॉन H इक्वल VO अपॉन UO। ये यहां तक आ रहा है। ठीक, ये आ रहा है। इसको लिख देते हैं समीकरण। अब हम अल्फा के लिए कैलकुलेट करेंगे। अल्फा वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखने पर घना दर्शन को होता है। ये आंख है और इससे न्यूनतम दूरी यानी स्पष्ट दृष्टि की D दूरी पर जब हम वस्तु को रख देंगे तो जो कोण बनता है इसी को हम अल्फा कहते हैं। तो वस्तु यही है AB, इसकी ऊंचाई H है तो H, और ये अल्फा। अल्फा कोण छोटा है तो इसीलिए अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर लंब H अपॉन आधार D, बाईं तरफ है तो माइनस का D, यानी अल्फा का मान आ गया H अपॉन माइनस D। अब हम आवर्धन क्षमता ज्ञात कर लेंगे, यानी M बराबर बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा की वैल्यू H डैश अपॉन UE, H डैश अपॉन UE, अल्फा की वैल्यू H अपॉन माइनस D। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो H डैश अपॉन H, और ये माइनस D ऊपर जाएगा, माइनस बाहर लिख देते हैं, और ये UE नीचे आएगा। अब H डैश अपॉन H, H डैश अपॉन H, VO अपॉन UO। तो इसमें हम समीकरण 2 का प्रयोग कर देंगे तो M बराबर हमें मिलेगा, M बराबर माइनस H डैश अपॉन H की वैल्यू VO अपॉन UO, VO अपॉन UO, और ये चल रहा है D अपॉन UE। तो ये हमें सूक्ष्मदर्शी की यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र मिल गया। ये आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है, व्यापक सूत्र है। अब हम आवर्धन क्षमता दो स्थितियों में ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें अंतिम प्रतिबिंब हम दो प्रकार से देखना चाहेंगे। नंबर एक कि वो हमें स्पष्ट दिखे, बड़े से बड़ा दिखे, अर्थात हम उसको बिल्कुल पास से देखना चाहते हैं, और हमारे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D होती है, यानी जब हम चाहेंगे कि प्रतिबिंब D दूरी पर बने। दूसरी कंडीशन हम देखना चाहेंगे कि प्रतिबिंब श्रांत नेत्र के लिए, यानी
मांसपेशियां बिल्कुल श्रांत अवस्था में हो। तो श्रांत नेत्र के लिए अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर, यानी दो कंडीशन, जब प्रतिबिंब डी पर बने और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो इसके लिए भी दो कंडीशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र कंप्लीट हो गया और इस प्रकार से कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी ज्यामिति लगी जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी होगी, या त्रिभुज में समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता। तो आवर्धन क्षमता में अब हम दो केस डिस्कस करेंगे। चलिए पहला केस डिस्कस कर लेते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब आवर्धन क्षमता क्या होगी। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अब ये वाला प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो जब वस्तु लेंस के फोकस पर होती है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो इसका मतलब है कि इस प्रतिबिंब को इस लेंस ने बनाया है, नेत्रिका ने बनाया है, तो नेत्रिका के लिए ये वस्तु का कार्य कर रही है। इसका मतलब है कि ये वाला प्रतिबिंब इसके फोकस पर होना चाहिए। तो ये प्रतिबिंब इसके फोकस पर होगा तो ये वस्तु की दूरी UE फिर इधर आ जाएगी, यानी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी FE, यानी UE बराबर हो जाएगी FE के, तभी तो ये प्रतिबिंब अनंत पर बन पाएगा। यानी जब वस्तु फोकस पर होती है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और हमें प्रतिबिंब अनंत पर चाहिए। तो अनंत के लिए इस वस्तु यानी इस वाले प्रतिबिंब को फोकस पर लाना होगा। तो फोकस के लिए ये दूरी फिर बढ़ जाएगी, यानी UE FE के बराबर हो जाएगी। यानी इस सूत्र में हम UE की जगह पर FE यूज कर देंगे, यानी UE की जगह पर FE यूज कर लेंगे। तो M बराबर माइनस BO अपॉन UO और D अपॉन UE की जगह पर FE। तो ये आवर्धन क्षमता हो जाएगी। ठीक, अच्छा इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, अब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, BO और प्लस FE के बराबर हो जाएगी। ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बराबर, इसके लिए ये प्रतिबिंब है वस्तु, तो ये मॉड में BO यानी पॉजिटिव लेते हैं प्लस, और ये FE यानी दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होती है। तो इस प्रकार इस अवस्था में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई मिल जाएगी आपको। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। अब सेकेंड केस, दूसरा केस कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने किससे, नेत्रिका से, यानी प्रतिबिंब की दूरी होती है नेत्रिका से BE और ये कहां पर बने, D दूरी पर, माइनस D दूरी पर, और वस्तु का हमें पता नहीं तो ये माइनस UE लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो नेत्रिका के लिए हम फार्मूला लगाएंगे फोकस दूरी का, 1/FE इक्वल 1/BE माइनस 1/UE। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम इधर लिख लेते हैं, ये M बराबर माइनस BO अपॉन UO और D अपॉन UE, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब मान रख लेंगे 1/FE इक्वल 1/BE की जगह प्रतिस्थापित करना होगा इस केस के लिए माइनस D, फिर माइनस 1/UE माइनस का, तो D से हम दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा D/FE और ये माइनस का D/D और ये माइनस माइनस प्लस D/UE। तो ये D से D हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा -1 और इस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 प्लस D/FE इक्वल, और इधर ये बचेगा D/UE। हमें D/UE का मान मिल गया तो हम D/UE का मान इस सूत्र में रख देंगे।
इस सूत्र से m बराबर माइनस VO अपॉन UO और D अपॉन UE का मान 1 प्लस D अपॉन FE। तो जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होती है तब आवर्धन क्षमता का ये सूत्र है। तो इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई यानी दोनों लेंसों के बीच की दूरी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, इस केस में VO वस्तु की दूरी रहेगी और UE VO प्लस UE का यूज कर देंगे। VO प्लस UE। तो इस प्रकार इसके ये दोनों केस कंप्लीट हो गए, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता तक ये कंप्लीट हो गया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दूरदर्शी मिलेगा।